हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गो टू साइंस। आज हम बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। क्लास 11th का ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। ये बुक तो यानी फिजिक्स की सेकंड बुक में आपका पहला चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी सॉलिड के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, सॉलिड के बारे में बात करेंगे, इलास्टिसिटी, प्लास्टिक नेचर के बारे में बात करेंगे, है ना, हुक्स लॉ, स्ट्रेन, इन सब के बारे में इसके अंदर हम बात करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम स्ट्रेस स्ट्रेन के एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे लास्ट में। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। आज का जो वीडियो इंट्रोडक्टरी क्लास है, आज भी इंट्रोडक्शन, बिल्कुल अगर इंट्रोडक्शन नहीं बेहतर रहा तो आपके आगे की भी चीजें थोड़ा समझने में आपको परेशानी हो सकती है। सो इंट्रोडक्शन क्लास है, छोटी वीडियो, पूरा देखिएगा और पूरा देख के जाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको अच्छे समझ में आने लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉलिड, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हम जानते हैं पहले। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड इन द डेफिनेट ऑर्डर। आपने पहले ही पढ़ा होगा सॉलिड की प्रॉपर्टीज कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं। उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अपने क्रिस्टलाइन होते हैं, अमॉर्फस होते हैं ये अगर केमिकल टर्म में बात की जाए तो। उसके बाद इसके बीच जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होता है पार्टिकल बहुत ज्यादा, ऐसे मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद इसकी डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड की, वो लिक्विड से डेफिनेटली और गैसेस से ज्यादा होंगी। सबसे ज्यादा डेंसिटी इन तीनों में सॉलिड की होती है, आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा सॉलिड के बारे में। और हम लोग देखेंगे कि सॉलिड्स आर नॉट परफेक्ट रिजिड, परफेक्टली रिजिड नहीं होते सॉलिड। जैसे हम मानते हैं, हम क्लास 9 में हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड जो है वो बिल्कुल रिजिड होता है, रिजिडिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। रिजिड तो होते हैं, इसमें कोई इंकार नहीं है, लेकिन ये परफेक्टली रिजिड नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स अपने अगर इसके ऊपर फोर्स लगाया जाए, किसी भी सॉलिड के ऊपर अगर फोर्स लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफॉर्मेशन इसके अंदर आती जाती है। ठीक है, तो ये परफेक्टली रिजिड नहीं होता, परफेक्टली रिजिड कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो रिजिड बॉडी जनरली मींस अ हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग द डेफिनेट शेप एंड साइज। यानी जो रिजिड बॉडी होती है वो क्या, रिजिड बॉडी को आपसे पूछे रिजिड बॉडी का क्या मतलब है, तो रिजिड बॉडी क्या होती है, जनरली मींस अ हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग अ डेफिनेट शेप एंड साइज। हर उस बॉडी को रिजिड बोलेंगे जिसका शेप एंड साइज फिक्स होगा, हार्ड होगा, सॉलिड होगा, उसको हम जनरली रिजिड बॉडी कह देते हैं। बट इन रियलिटी सॉलिड बॉडीज कैन बी स्ट्रेच्ड। मैं अभी आपको बोला कि सॉलिड्स पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल डिफॉर्म जरूर होंगे, यानी कि स्ट्रेच हो सकते हैं, कंप्रेस्ड हो सकते हैं, बेंड हो सकते हैं, है ना। सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड। आप देखो एक वायर है, एक तार है, उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाया जाए, क्या लगता है आपको, वो टूट जाएगा? नहीं। अगर वायर जो नॉर्मली जो मेटल वायर होता है वो खींचते हैं, राइट, अपने शेप एंड साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि ये इस बात का प्रूफ है कि अगर वो रिजिड होता, परफेक्टली रिजिड होता, तो या तो वो सर अपने शेप साइज को चेंज होने ही नहीं देता, टूट जाता, राइट, क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम किसी वायर को खींचेंगे तो वो खिंच जाता है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन आ जाता है, तो दे आर नॉट परफेक्टली रिजिड। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है। देखो इलास्टिसिटी और इलास्टिक नेचर, जो हम इलास्टिसिटी बोलते हैं या इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, दिमाग में फौरन रबर आता है। तो देखते हैं इलास्टिसिटी का क्या मतलब है और इलास्टिक नेचर क्या होता है। ठीक है, देखो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, पहली बात तो इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी। इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन करना चाहता है अगर उस पर से हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दें। जो हमने फोर्स लगा रखा है अगर हमने उसको हटा दिया, उसके बाद क्या होता है कि वो बॉडी अपने शेप एंड साइज को रीगेन करना चाहता है। इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इलास्टिसिटी है। सपोज मेरे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग हमने लिया, स्प्रिंग को हमने खींचा, जब मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो अभी हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रखा है, ऐसा फोर्स जो उसके शेप एंड साइज को क्या कर चुका है, चेंज कर चुका है। अब जो मैं छोड़ूंगा तो क्या होगा, अपने आप को स्प्रिंग क्या करेगा, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करना चाहेगा। बात समझ आ रही है। और इसी प्रॉपर्टी के, स्प्रिंग की इसी प्रॉपर्टी के, जिससे वो चाहता है कि मेरा शेप एंड साइज वापस से रिगेन हो जाए, इसी रिगेनिंग प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, इसी अपने शेप एंड साइज को, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी है, क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी कहलाता है, राइट, क्लियर है। तो अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स छोड़ दिया, यानी जो अप्लाइड फोर्स उसको हमने हटा दिया, तो स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा और इसी का नाम क्या है, इलास्टिसिटी कहलाता है। और आप देख सकते हैं यहां से कि इलास्टिक, जो मैंने डिफॉर्मेशन किया, जो मैंने खींचा था तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया था, तो इसी डिफॉर्मेशन को हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। डिफॉर्मेशन का मतलब ही होता है अपने शेप एंड साइज को चेंज कर देना, राइट, डिफॉर्म कर देना, यानी कि उसका जैसा फॉर्म था उसको बिगाड़ देना, राइट, उसके शेप को, उसके साइज को बदल देना, चेंज कर देना, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के। तो आप देख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हिच व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। यानी अप्लाइड फोर्स का मतलब यहां पर क्या है, अप्लाइड फोर्स का यहां पर मतलब है, अप्लाइड फोर्स का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब, राइट। तो जब अप्लाइड फोर्स हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया जाए, कॉज्ड इज नोन एज इलास्टिसिटी इसको। और इस डिफॉर्मेशन का नाम क्या है, इस डिफॉर्मेशन का नाम है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, राइट। जैसे स्टील एक इलास्टिक बॉडी है, बताया आपको, जैसे रबर एक इलास्टिक है, तो ऐसे ही स्टील भी एक इलास्टिक बॉडी है। अब ध्यान में नहीं आता कि सर स्टील कैसे इलास्टिक बॉडी है। देखो स्टील की मान लो एक ब्लेड ले ली, ब्लेड होता है ना, ब्लेड, स्टील की एक ब्लेड है मेरे पास, ब्लेड को हमने कहीं पर फिक्स कर दिया। सपोज ये स्टील की ब्लेड है हमारे पास, मान लो स्टील की ऐसी इतनी पतली ब्लेड हमारे पास, इस ब्लेड
ब्लेड को कहीं नीचे से फिक्स कर दिया गया, नीचे से फिक्स कर दिया। अब हमने इस ब्लेड को क्या किया, ऐसे हमने मोड़ा, देखो अब इसको भी देखो ना, ऐसे हमने मोड़ा, तो जब हमने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो ये क्या चाहेगा, ये ऐसे रहेगा नहीं, ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करना चाहेगा। जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करना चाहेगा। तो जब मैं इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं तो क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद ये अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है। तो इसकी इसी टेंडेंसी का नाम, यानी कि ये जो टेंडेंसी है ना, इसके हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इसने अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को जो रिगेन किया, इसी टेंडेंसी का नाम क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, और ये टेंडेंसी इसमें कम लग रही होगी। ये स्टील में, अगर ये स्टील प्लेट होता तो क्या होता, आप बताओ, स्टील प्लेट होता तो स्टील ब्लेड ये फौरन बहुत तेजी के साथ जाकर के अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता। तो जो मटेरियल अपने शेप एंड साइज को जितना ज्यादा तेजी से रिगेन करेगा वो उतना ज्यादा इलास्टिक कहलाएगा। जैसे रबर और स्टील में ज्यादा इलास्टिक हमें लगता है रबर है, पर ऐसा नहीं है। जल्दी शेप एंड साइज को कौन रिगेन करेगा, स्टील ब्लेड करेगा कि रबर करेगा? आंसर है स्टील ब्लेड अपने शेप एंड साइज को करते ही, छोड़ते ही, डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे हटाया, फटाक से फड़फड़ा करके अपनी जगह पे वो रुक जाएगा। यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर स्ट्रेच रबर है, उसको हमने खींचा और फिर छोड़ा, तो वो बहुत आराम से धीरे धीरे वाइब्रेट करते 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 रुकेगा। इसका मतलब ये है कि सर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद पहले कौन अपने शेप एंड साइज को रिगेन करता है? आंसर है सर स्टील, यानी स्टील ब्लेड। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, हम यहां से ऐसा कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो ये था हमारा कि इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक नेचर क्या होता है, या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो है इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है। तो सर जो डिफॉर्मेशन इलास्टिसिटी, इस डिफॉर्मेशन जो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, अपने शेप एंड साइज को चेंज किया, इस डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। चलते हैं हम आगे। अब देखते बच्चों, एक टर्म और आता है प्लास्टिसिटी। क्या होती है? देखो प्लास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, द बॉडी विच हैज नो टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड गेट परमानेंटली original shape and get permanently deformed is called plastic body. This property is known as plasticity. देखो कोई बॉडी है, कोई मटेरियल है, आपने क्या किया, उसको एक बार टेढ़ा कर दिया, आपने उसको एक बार मोड़ दिया, आपने उसको एक बार बेंड कर दिया, अगर वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, उस प्रॉपर्टी को, इसी प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि वो प्रॉपर्टी, प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कोई बॉडी अपने शेप एंड साइज को वापस रिगेन नहीं करना चाहेगा, इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। और इस तरह के डिफॉर्मेशन को अगर आपने मोड़ दिया चीज को और मुड़ गया परमानेंटली, यानी वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, तो हम इस तरह की बॉडी को प्लास्टिक बॉडी भी कहते हैं। हर बॉडी में इलास्टिक नेचर भी होता है और हर लगभग बॉडी में प्लास्टिक नेचर भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे प्लास्टिक नेचर यानी प्लास्टिक मटेरियल जनरली किसको कहा गया, तो उसको कहा गया क्ले है, वैक्स है, इन सबको जनरली हम प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं और इसके अंदर प्लास्टिक नेचर ज्यादा होता है। क्लियर है? अब देखते हैं ये डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स क्या है। देखो मैंने कहा था ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो आज हम टर्मिनोलॉजी की ज्यादा बात करेंगे ताकि चैप्टर को समझने में आसानी हो। देखो रीस्टोरिंग डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। देखो हमने जो फोर्स किसी बॉडी पर लगाया, ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज कर दे, चेंज करने की कोशिश करे, हम ऐसे फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। और जब हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, सपोज ये बॉडी है, इस पर जब हमने फोर्स लगाया और इसको डिफॉर्म करने की कोशिश की, तो ये क्या छोड़ते ही क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते ही ये अपने शेप को रिगेन कर लेता है। क्यों करता होगा? क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम जाके देखें तो मॉलिक्यूल्स क्या चाहते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स, कि अगर हम पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया है तो हम अपने आप को क्या कर लें, अपने उसी पोजीशन में वापस, यानी अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में वापस आना चाहते हैं। और अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में वापस आने के लिए जो भी मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाते हैं, किसके ऑपोजिट लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स के ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो डिफॉर्मिंग फोर्स के ऑपोजिट जो फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोल देते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स है, जबकि रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना, वो एक इंटरनल फोर्सेस होते हैं। मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, राइट। और हमेशा अप्लाइड फोर्स जो होता है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है, वो रीस्टोरिंग फोर्स के हमेशा अप्लाइड फोर्स बराबर होता है। आप देख सकते हो कि a force which changes the length, shape, volume of a body is called deforming force, and when an elastic body is subjected to a deforming force, a restoring force is developed in the body. This restoring force is equal in magnitude but opposite in direction and applied force. ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, अप्लाइड फोर्स का हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट होता है बट इक्वल होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है। देखो बच्चों, स्ट्रेस आपने प्रेशर पढ़ा था पहले कभी, राइट। प्रेशर की तरह ही एक तरह का ये टर्म है। स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, अगर किसी बॉडी पर, ध्यान देना, अगर किसी बॉडी पर हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। सपोज ये वायर है, ये कोई रॉड है, इस पर हमने ऐसा फोर्स लगाया। जब हमने फोर्स लगाया तो इसके हर क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ईच
यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया पर एक प्रेशर फील सॉरी एक खिंचाव फील होता है, एक खिंचाव फील होता है, और इसी खिंचाव को, इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। यानी स्ट्रेस कब डेवलप होगा किसी बॉडी में, जब हम क्या लगाएंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया पर, किसी पर्टिकुलर एरिया पर हमने क्या लगा दिया, फोर्स लगाया, तो उसके अंदर क्या पैदा होता है, स्ट्रेस पैदा होता है, राइट। तो हमने यहां पढ़ा स्ट्रेस क्या होता है सर, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि देखो हम जो फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, लेकिन जो स्ट्रेस है वो डिफाइन कौन करता है, रीस्टोरिंग फोर्स डिफाइन करता है स्ट्रेस को। तो रीस्टोरिंग फोर्स अभी मैंने आपको बताया कहां लगता है, इंटरनल मॉलिक्यूलर लेवल पे लगता है। ये इंटरनल फोर्स होता है जो डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स सॉरी रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर हम बात करें यहां पर कि सर जो सपोज हमारे पास कोई रॉड है, इस तरह का एक रॉड है हमारे पास, तो क्या होता है इस रॉड पे, आप देखो ध्यान से, आप देखो इस रॉड पे क्या होता है, इस गिवन पर्टिकुलर एरिया पर, इस गिवन पर्टिकुलर एरिया पे क्या होता है, जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ये कैसा फोर्स है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, और यही रीस्टोरिंग फोर्स और इसका जो ये एरिया है, ये एरिया, इस एरिया डिवाइडेड बाय दिस एरिया इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी कि सर रीस्टोरिंग, स्ट्रेस का फार्मूला क्या बन गया, स्ट्रेस का फार्मूला क्या बन गया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अच्छा, उसके बाद देख सकते हो एसआई यूनिट क्या है स्ट्रेस की, एसआई यूनिट है स्ट्रेस की क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को आपने क्लास 9 में क्या पढ़ा था, पास्कल पढ़ा था, क्लियर है। देखो आप लिख सकते हैं इफ F is the applied force then A is the area cross section area of the body, then it will be the restoring force per unit area, and the formula is stress equal to F upon A, where F is restoring force, ठीक है। अच्छा, the SI unit of stress is Newton, या पास्कल हो गया। its dimension क्या होगा बच्चों, डायमेंशन होगा इसका ml-1 t-2, आप फॉर्मूले से चाहो तो निकाल सकते हो, ये इसका डायमेंशन है। यानी कि स्ट्रेस हमारा जो है, इस तरह से हमने स्ट्रेस को पूरा कर लिया। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, तीन तरह के स्ट्रेस होते हैं हमारे पास। पहला क्या होता है, पहला होता है हमारे पास तीन तरह के स्ट्रेस, एक लीनियर स्ट्रेस होता है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं, एक वॉल्यूम स्ट्रेस होता है, और एक शेयरिंग स्ट्रेस होता है, राइट। इसी को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहा जाता है, राइट। इसको बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस को, और लीनियर स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं। तो तीन तरह के स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक या वॉल्यूम स्ट्रेस, इसको बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं, और एक होता है शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। तो ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है जिसको हम आगे डील करेंगे। चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में पहला टाइप पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तब अराइज होता है किसी बॉडी में जब किसी बॉडी को लेंथ के अलोंग फोर्स लगाया जाए, यानी उसको कैसे डिफॉर्म करने की कोशिश की जाए, लेंथ के अलोंग। अगर लेंथ के अलोंग हम उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो जो स्ट्रेस डेवलप होता है, इस स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस। सपोज अगर हम बात करें कि सर ये कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, हमारे पास मान लो एक रॉड है और हमने क्या किया, इसको दोनों तरफ से हमने क्या किया, कंप्रेस किया, यानी कि दोनों तरफ से हमने फोर्स लगाया। जब हमने दोनों तरफ से फोर्स लगाया तो इसके पर्टिकुलर एरिया पर क्या होगा, एक स्ट्रेस फील होगा। तो इस तरह के स्ट्रेस को यहां से एक और यहां से एक, तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव। हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो इसका नाम हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या नाम हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और अगर हमने ऐसा कर लिया कि एक रॉड है हमारे पास, एक रॉड है हमारे पास, और हमने इस रॉड में क्या किया, कि हमने इस बार इधर फोर्स लगाया और इस पे इधर फोर्स लगाया, तो इसके पर्टिकुलर एरिया पे क्या होगा, बताओ, इसके पर्टिकुलर एरिया पे क्या होगा, इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, यानी कि टेंशन क्रिएट होगा उस एरिया पर। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया टेंसाइल स्ट्रेस, का नाम पड़ गया टेंसाइल स्ट्रेस। तो आपको पता चल गया होगा स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं, मेनली 3 तरह के। पहला हमारा लीनियर स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसमें हम लोगों ने 2 तरह के देखे, कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस। इस तरह से हमने इसका टाइप पूरा कर लिया। चलते हैं अब अगले टाइप पर। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस किसी को बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहते हैं। देखो किसी बॉडी पर ऐसा फोर्स लगाया जाए उसको डिफॉर्म करने के लिए, हमने क्या किया, उसको चारों तरफ से हमने प्रेशराइज किया। सपोज एक बॉडी है, हमारे पास, उसको हमने पानी में डाल दिया। सपोज एक बॉडी हमारे पास जिसको हमने किसके अंदर डाली है, पानी में डाल दी इस तरह से। तो इसके ऊपर चारों तरफ से क्या लगेगा, प्रेशर क्रिएट होगा ना, जिसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर भी कहते हैं। तो इस पे जो स्ट्रेस फील हो रहा होगा, इसी स्ट्रेस का नाम होता है वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, राइट। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि बल्क स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है, इट इज द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द body when the applied force produces a change in volume। यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाने से क्या होता है, किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, राइट। इस स्ट्रेस का नाम हम वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस रखते हैं, क्लियर है। अब हमारा तीसरा जो स्ट्रेस है वो शेयरिंग स्ट्रेस। अब ये शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है देखते हैं। किसी बॉडी को, सपोज हमने बोला शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, इट इज अ स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बॉडी व्हेन द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। यानी अप्लाइड फोर्स क्या करना चाह रहा, उस बॉडी के शेप को चेंज करना चाह रहा, पर किस तरह से, जरा देखते हैं किस तरह से उसके शेप को चेंज करना चाह रहा। सपोज हमारे पास एक इतना बड़ा एक बॉक्स है, कोई इस तरह का बॉक्स है, ठीक है। उस पर क्या किया, एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। ये टेंजेंशियल फोर्स लगाने से क्या होगा बच्चों, क्या होगा, ये बॉक्स जो है वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा। आप देखो
ये जो बॉक्स है वो इस तरह से बेंड हो जाएगा, यानी कि ये बॉक्स पहले ऐसे था, अब ये इस एंगल पे क्या हो गया, बेंड हो गया, झुक गया है, इस एंगल पे झुक गया। अब आप बताओ कि ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, आप इस तरह का स्ट्रेस देख सकते हो, ये जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को शेयरिंग स्ट्रेस या हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहता है। सपोज ये हमारे पास बुक है, इस बुक में हमने क्या किया, हमने ऊपर से इस तरह से फोर्स लगा, देखो जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसका डिफॉर्मेशन देखो किस तरह से हो रहा है, इसका डिफॉर्मेशन जो हो रहा है बच्चों, इसका डिफॉर्मेशन कुछ ऐसा हो रहा है, तो इस देखो इस तरह से डिफॉर्मेशन हो रहा है कि बेस वही है, बस ऊपर का जो हिस्सा है वो धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है, तो इस स्ट्रेस को हम बोलते हैं बच्चों, हम शेयरिंग स्ट्रेस या फिर हम टेंजेंशियल स्ट्रेस के नाम से इसको हम जानते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो हमारा शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, हम बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ये स्ट्रेस हमारा हो चुका, हम बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो बच्चों स्ट्रेन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्ट्रेन क्या होता है, देखो जाहिर सी बात है, मैं आपको स्ट्रेन पहले बताता हूं। सपोज हमारे पास मान लो एक रॉड है, सपोज हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड पे क्या किया बच्चों, हमने फोर्स लगाया। जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा आप बताओ, जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, फोर्स लगाने पे ये थोड़ा सा खींचेगा, कुछ तो खींचेगा, थोड़ा ही सा खींचेगा लेकिन खींचेगा जरूर, राइट। तो जब ये खींचता है तो मान लो इतना चेंज आ गया, इसके अंदर इतना चेंज आ गया, खींचने पे एक रॉड है उसको हमने खींचा किसी मशीन से, कैसे भी करके हमने इसको खींचा, तो मान लो इसकी एक्चुअल लेंथ एल थी सपोज, ठीक है, तो इसके अंदर चेंज कितने का आया, इसके अंदर चेंज आया डेल्टा एल का, सपोज डेल्टा एल मतलब थोड़ा सा चेंज आ गया इसके अंदर, राइट। इसकी एक्चुअल लेंथ थी एल, तो ये जो चेंज आया डेल्टा एल, ये इसकी चेंज इन लेंथ कहलाएगी, राइट। और ये जो था इसका एक्चुअल लेंथ था, यानी कि सर एक्चुअल डायमेंशन क्या है इस रॉड की, तो एल है, चेंज डायमेंशन में कितने का चेंज आया सर, तो एल का चेंज आया। तो स्ट्रेन यहीं से पैदा हुआ, यहीं से स्ट्रेन डेवलप हुआ है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है सर, स्ट्रेन का मतलब इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन एक्चुअल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन और एक्चुअल डायमेंशन का जो क्या होता है, ये रेशियो होता है। आप देख सकते हो स्ट्रेन जो है वो चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, ये इसका रेशियो है और इसकी कोई यूनिट नहीं होती इस डायमेंशन की, आई मीन इस स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होता। एक बात बताओ ना, स्ट्रेन होता क्या है, देखो स्ट्रेन का मतलब है आप स्ट्रेन अगर लिखेंगे तो स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन डायमेंशन अपॉन एक्चुअल डायमेंशन। ऊपर की लेंथ तो मीटर यूनिट हो गई, नीचे की लेंथ मीटर यूनिट कट जाएगी, तो यानी कि इसका कोई यूनिट हुआ ही नहीं, मतलब सर ये यूनिटलेस है और जब यूनिट नहीं इसकी डायमेंशन भी नहीं है, राइट। तो इस तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, और एक्चुअल डायमेंशन का क्या होता है, रेशियो होता है, राइट। अब देखो द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस जनरली अ चेंज इन इट्स डायमेंशन। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उसके डायमेंशन में चेंज आता है, थोड़ी सी लेंथ खिंच जाती है, तो क्या होता है, एंड द बॉडी इज सेड टू बी स्ट्रेन्ड। उस बॉडी को क्या कर दिया गया, स्ट्रेन्ड कर दिया गया, उसको खींच दिया गया है कुछ हद तक। सपोज रबर है मेरे पास, रबर बैंड है ना, नॉर्मल साइज का रबर बैंड है, उसको खींचेंगे तो क्या होगा, वो खिंच जाएगा ना थोड़ा सा आगे की तरफ, या उसमें जो कुछ लेंथ में क्या आ जाएगा चेंज। सपोज उसकी एक्चुअल लेंथ थी 2 सेंटीमीटर, हमने उसको जरा सा खींचा, सपोज उसके अंदर 0.1 सेंटीमीटर का खिंचाव आया, तो ये 0.1 सेंटीमीटर क्या हो गया, उसका चेंज इन लेंथ हो गया, और एक्चुअल लेंथ क्या थी 2 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेशियो निकालेंगे ना चेंज इन लेंथ और एक्चुअल लेंथ का, यही मिलेगा सर स्ट्रेन की वैल्यू, और इसी को हम स्ट्रेन कहते हैं। अब जाहिर सी बात है स्ट्रेस 3 तरह का था, तो स्ट्रेन भी कितने तरह का होगा, स्ट्रेन भी 3 तरह का होगा। इस बात को याद रखिएगा, ये स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। हम चलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की। स्ट्रेन भी 3 तरह के होते हैं, बल्कि एक और ऐड करेंगे हम इसमें बीच में। तो स्ट्रेन होता है क्या हमारा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, और एक लास्ट में ऐड कर लेंगे लेटरल स्ट्रेन को, देखेंगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये 3 तरह के स्ट्रेन तो होंगे क्योंकि मैंने आपको 3 तरह के स्ट्रेस भी पढ़ाया, तो स्ट्रेन भी 3 तरीके से आ सकता है किसी बॉडी में। हम बात करते हैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। चलिए आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है क्या होता है, इट इज द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड चेंज इन लेंथ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में लेंथ में चेंज आएगा, दैट स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आप देख सकते हो 2 फिगर हमारे पास, एक तो ये फिगर इसमें क्या दिख रहा है कि एक बॉडी है, एक रॉड है मान लो जिसकी लेंथ एल है, जिसकी लेंथ एल है, लेकिन जैसे हमने इसको खींचा तो खींचने पे क्या उसकी रॉड की थिकनेस भी देखो थोड़ी कम हुई है और रॉड की लेंथ भी देखो दोनों साइड से कम हुआ। तो रॉड की लेंथ में कितने का चेंज आया भाई, लेंथ में मान लो सपोज डेल्टा एल का चेंज है, कितने का चेंज आया, और रॉड के लेंथ में मान लो डेल्टा एल का चेंज आया। तो जो डेल्टा एल और इसकी एक्चुअल लेंथ पहले से कितनी थी, एक्चुअल लेंथ कितनी थी, एल थी, तो एल पहले से था, डेल्टा एल का चेंज आया। तो अगर डेल्टा एल का चेंज आया बच्चों, तो हम स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या एक स्ट्रेन का जो सिंबल होता है बच्चों वो ई ले लेते हैं फिलहाल के लिए। तो डेल्टा एल अपॉन में एक्चुअल लेंथ, हम इसका हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, क्योंकि लेंथ की बात होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में, इसलिए इसका फार्मूला हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डेल्टा एल अपॉन में एक्चुअल एल, यानी कि एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि जब हम आगे वॉल्यूम स्ट्रेन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होने वाला है। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम स्ट्रेन हमारे पास क्या, जाहिर बात है जब हम किसी बॉडी के वॉल्यूम को, जिन्हें स्ट्रेस लगा करके उसकी वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा पहले से। पहले मान लो V था, अब जो है वो V हो से घट के थोड़ा सा कम हो गया, तो कितने का चेंज आया, मान लो सपोज डेल्टा V का चेंज आया। सपोज मेरे पास ये बॉडी है, इस बॉडी का पहले साइज ये था, देखो जो इसमें डॉटेड लाइन है वो साइज एक्चुअल साइज था, तो उसको हम V बोल देते हैं। ठीक है, और क्या हुआ, जो इसमें से जो ये जो चारों तरफ से इस पे फोर्स लगा, डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसकी वजह से जो V है वो घट के कितना हो गया, देखो इतना हो गया, जो ओरिजिनल आपको बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, तो चेंज कितने का है,
चेंज आया बच्चों यहां पर डेल्टा वी का चेंज आया, राइट। तो एक बात बताओ, पहले वी था, ध्यान देना, पहले वी था, ठीक है, अब घट के क्या हो गया, अब घट के मान लो वी डैश हो गया, अब घट के वी डैश। तो वी में से अगर वी डैश को माइनस करेंगे तो ये पता चलेगा ना कि कितने का चेंज आया। भाई पहले मान लो पहले बॉडी थी, पहले बॉडी इस तरह का था, अब बॉडी ऐसा हो गया घट के, अब उसका शेप ऐसा हो गया। तो इसमें कितने, इतने का चेंज आया ना, इतने का चेंज आया, चारों तरफ से इतने का चेंज आया। तो ये जो चेंज है वॉल्यूम में, इसी को हम डेल्टा वी बोलते हैं, जो कि कैसे मिलेगा, जो फाइनल वी हमारे पास, फाइनल वी को हम ले लेते हैं सपोज वी डैश, और जो इनिशियल वी था वो वी था। अब बताओ फाइनल वी और इनिशियल वी में कौन बड़ा होगा। भाई फाइनल वी जो था वो छोटा हो गया ना, इनिशियली तो बड़ा था बॉक्स, लेकिन उस पर जब कंप्रेस किया गया, उसको दबाया गया, तो उसका बॉक्स का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी कि अब जो वॉल्यूम है वो छोटा है सर, इनिशियली कितना था, वॉल्यूम ज्यादा था। जब हम चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे बच्चों, चेंज इन वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, डेल्टा वी अगर हम निकालेंगे तो वो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब ये वैल्यू जो आएगी बच्चों वो प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि ये वैल्यू प्लस में आएगी कि माइनस में। डेफिनेटली माइनस में आएगी, क्योंकि जो फाइनल वॉल्यूम है वो कम है और इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था। जब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो जो डेल्टा वी आएगा वो माइनस में आएगा। लेकिन चूंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन को लिखने की कोशिश करते हैं डेल्टा वी अपॉन में वी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम। इस तरह से हम वॉल्यूम स्ट्रेन को लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब शेयरिंग स्ट्रेन को देखते हैं। शेयरिंग स्ट्रेन मैंने आपको पहले ही बताया कि शेयर स्ट्रेन कैसा होता है। शेयर स्ट्रेन होता है डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द बॉडी विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ उसके शेप में चेंज आएगा। द स्ट्रेन प्रोड्यूस इज कॉल्ड द शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन होता है tan phi अपॉन dx by L। अब ये कैसे आया मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में। मैं आपको इधर बताता हूं, देखो सपोज मान लो आपके पास जो है इस तरह का एक बॉक्स है, आपके पास इस तरह का एक बॉक्स है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर, ये आपका बॉक्स है, आपने इसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया। जैसे आपने इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो अब जो बॉडी है उसका शेप ऐसा हो गया, उसका शेप अब ऐसा। भाई ये दब जाएगा ना, थोड़ी सी इधर को स्लाइड हो जाएगा, इधर को बेंड हो जाएगा, बेस नहीं रहेगा, बस ये बेंड हो गया। आप मुझे बताओ कि कितने का भी, ये कितने की डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, डेल्टा एक्स। अच्छा उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ तो तब भी सेम रहेगा, अब भी सेम है, तो लेंथ एल है मान लेते हैं। अच्छा ये एंगल कितने एंगल पे बेंड हुआ, तो मान लेते हैं ये फाई एंगल या थीटा एंगल पे बेंड हुआ है। फिलहाल अभी हम इसको फाई नहीं लेते, इसको हम अभी थीटा ही लेते हैं, ठीक है। अभी हम इसको क्या लेते हैं, अभी इसको फाई ना लेके क्या लेते हैं, अभी हम इसको थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने कितना, थीटा एंगल पे। अब एक बात बताओ, यहां से देखा जाए तो हम स्ट्रेन को, यानी जो टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेन है, स्ट्रेन को लिखने का सही तरीका यहां पे क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स। कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ पर, वो डेल्टा एक्स का, और लेंथ कितनी थी, एल। तो यहां पे जो स्ट्रेन लिखाएगा वो डेल्टा एक्स बाई एल लिखाएगा बच्चों। अब एक बात मुझे बताइए, इसको अभी साइड करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये थीटा है तो यहां से tan थीटा क्या होना चाहिए बच्चों, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बेस कितना है, परपेंडिकुलर हमारा डेल्टा एक्स, और अपॉन में बेस कितना है बच्चों, एल। हमारा बेस कितना है, एल है। अब मुझे आप लोग बताओ इतनी बात कि डेल्टा एक्स बाई एल tan थीटा की वैल्यू है। अब चूंकि ये थीटा तो बहुत छोटा होगा ना, ये बहुत छोटी वैल्यू, इस थीटा की वैल्यू काफी छोटी होती है, राइट। आप थोड़ा इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी छोटी होती है। तो फॉर अ स्मॉल थीटा, फॉर अ स्मॉल एंगल, tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, थीटा के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं यहां से थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई। अगर थीटा बहुत स्मॉल है, tan थीटा की वैल्यू क्या है, tan थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल, क्या है, वेरी स्मॉल है, तो क्या होगा, tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, थीटा के बराबर, और ये लिखा जाएगा डेल्टा एक्स बाई एल। तो स्ट्रेन को हम चाहे तो ये भी तो लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एल परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर, थीटा। तो थीटा किसके बराबर आ गया, लिख सकते हैं थीटा बराबर डेल्टा एक्स बाई एल। डेल्टा एक्स बाई एल, थीटा का एक और फॉर्मूला बन गया डेल्टा एक्स बाई एल। तो इस तरह से जनरली आप यहां पर बता सकते हो क्या, कि शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, या इसी को हम टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कहते हैं। क्लियर है। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में हुक्स लॉ के बारे में, और हुक्स लॉ देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। थैंक यू।